गाइस वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का M2 शुरू करा था और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेसन शुरू करा है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, और उसके ऑलरेडी 2 एक्सेस क्लियर कर लिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम लोगों को देखने हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, है ना। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स क्या दर्शाते हैं, क्या इन स्टेटमेंट्स का मतलब है, ये आज हम लोग समझेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग आज एक थ्योरम भी जो है वो सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, राइट। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो सबसे पहला पोस्टुलेट कहता है देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर अपने प्लेन में एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से मैं इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकता हूँ, ये कहता है पहला पोस्टुलेट, ठीक है। मैं इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। आप देख सकते हो कितने लाइंस मैंने अभी ऑलरेडी पास कर लिए हैं, ये एक पॉइंट से। तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हम लोग एक ही पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो ये है पहले पोस्टुलेट का मतलब। नेक्स्ट, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर मैं प्लेन में बनाता हूँ तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता हूँ मैं, है ना। और कोई ऐसी लाइन बताओ जो दोनों से पास हो जाए। बिल्कुल नहीं होगी। आप ट्राई कर सकते हो, कैसे दोनों में से एक लाइन पास होगी, और कोई लाइन इसके अलावा कैसे पास हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो अगर मुझे प्लेन में 2 पॉइंट्स दिए हैं तो वी कैन ड्रॉ वन लाइन ओनली। इसका ये मतलब हुआ कि वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर 2 पॉइंट्स दिए तो उनमें से एक ही लाइन पास हो सकती है और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो दोनों से पास हो जाए, है ना। नेक्स्ट, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट्स सेंटर। अगर मुझे कोई भी रेडियस दिया है तो मैं प्लेन में कोई भी पॉइंट को सेंटर लेके उतने रेडियस का सर्कल बना सकता हूँ। मान लो रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया था तो मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का प्लेन में कहीं पे भी एक पॉइंट को सेंटर पकड़ा और सर्कल घुमा दिया। तो ये है उसका मतलब। आई होप ये भी समझा होगा। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे बोला है जितने भी राइट एंगल्स में बनते हैं, जितने भी राइट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल या सेम, राइट। हमेशा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, मतलब वो सेम ही होगा ना। तो इसलिए जितने भी राइट एंगल्स बनेंगे सारे के सारे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई होप ये भी समझा होगा। नेक्स्ट, जो 5th पॉइंट है वो थोड़ा सा समझना है बढ़िया तरीके से। 5th पॉइंट क्या कहता है, इफ 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स एड अप टू लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का मतलब 180 होता है ना। 2 राइट एंगल्स मतलब 90 90 180 हो गया, है ना। एड अप लेस देन 2 राइट एंगल्स देन लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। थोड़ा सा बड़ा है, एक एक करके इसका पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन्स बना लेता हूँ, बेसिकली 2 लाइन्स बना लेता हूँ ऐसे, और इन दोनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल बनाता हूँ। अब एक एक करके चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स हैं। तुम लोगों ने लास्ट ईयर पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है। ये जो सी शेप के अंदर एंगल्स आते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो मान लेते हैं ये इंटीरियर एंगल्स है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स, ये जो सी शेप के अंदर 2 एंगल्स आते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स, ए और बी इंटीरियर एंगल्स है, 2 इंटीरियर एंगल्स है, इतना समझ में आया। ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट, पैरेलल लाइंस नहीं है सॉरी, ये एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइंस को कट कर रहा है। 2 इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी समझ में आता है, इतना अब तक का स्टेटमेंट समझ में आता है। 2 इंटीरियर एंगल्स ए बी है, फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, ऑफ 2 लाइंस, ये दोनों लाइंस के हैं, एड अप टू लेस देन 180। अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन जो है इज लेस देन 180, अगर इन दोनों का एडिशन जो है वो कुछ 180 से कम आ रहा है, 180 से कम कितना हो सकता है, 179, 178, 180, कुछ भी 180 से कम हो रहा है, देन लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट। अगर 180 से कम आ रहा है तो अगर मैं इन दोनों लाइन्स को प्रोड्यूस करूंगा
तो वो कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इफ वी हैव टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, if we have two interior angles on same side of transversal and if their sum is less than 180 then lines produced in that direction intersect। इसका ये मतलब हुआ अगर हमारे पास दो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे हैं और अगर उन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम आ रहा है तो लाइंस को अगर उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो वो लाइंस इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्ट होंगे मतलब वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे। अगर एडिशन इंटीरियर एंगल्स का 180 से कम होता है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे। इसका ये मतलब है, इन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा लिया है। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जिनका मतलब मैंने आपको समझाया है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बन सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स लें तो उससे एक ही लाइन पास हो सकता है। तीसरा कहता है कि हमें अगर गिवन रेडियस का सर्कल बनाना है तो कोई भी पॉइंट को प्लेन में सेंटर लेके सर्कल बना दे सकते हैं। चौथा कहता है कि अगर राइट एंगल्स बनाऊंगा तो जितने भी राइट एंगल्स बनाऊंगा सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद फिफ्थ कहता है कि अगर हम लोग 2 इंटीरियर एंगल्स लेते हैं और अगर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 से कम आता है तो लाइंस को प्रोड्यूस करने पे लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, है ना। अगर 180 से कम आता है तो प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट होंगे, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं होंगे। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना है। लर्न समझा तो मैंने दिया है, इनको याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है राइट एनी 2 पोस्टुलेट्स फॉर 2 मार्क्स, ऐसे वगैरह आते हैं कभी कभार क्वेश्चंस। तो बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना है ना। आप समझ रहे हो, इसे याद कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी। अब बढ़ते थ्योरम पे, है ना। थ्योरम समझना है अगर हमको तो उससे पहले कुछ सिंपल से डिस्कशंस, सिंपल से नहीं, ठीक है, चलो एक तो भी डिस्कशन हमको करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि है लीनियर पेयर। आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा लीनियर पेयर के बारे में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा व्हाट इज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? मान लो लीनियर पेयर मतलब टी शेप वाले एंगल्स, है ना, जहाँ पे ये दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। इन एंगल्स को लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब टी शेप में जो एंगल्स बनते हैं, ऐसा टी हो चाहे ऐसा टी हो चाहे ऐसा टी हो, तो ये जो 2 एंगल्स बनते हैं इन दोनों का एडिशन जो है वो कितना आता है 180। देखो यहाँ पे भी टी शेप में यहाँ पे 2 एंगल्स आ रहे हैं, टी शेप में यहाँ पे 2 एंगल्स आ रहे हैं, तो इन एंगल्स का एडिशन 180 होता है। इसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। अब लीनियर पेयर का डेफिनेशन वगैरह तो नहीं लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में हुआ है, बस एक रिविजन के लिए मैंने लीनियर पेयर ले लिया। अभी हमको क्या प्रूफ करना है थ्योरम में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमको ये प्रूफ करना है कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करने हैं तो अपोजिट एंगल्स तैयार होते हैं, और मुझे ये प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है। मुझे ये प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, या फिर ये वाले 2, है ना। मुझे यही प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। तो थ्योरम यही है, मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए थ्योरम को प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। मुझे बताना है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, बस यही बताना है। तो लीनियर पेयर का डिस्कशन हो गया। लीनियर पेयर कैसे होता है एक बार रिवाइज कर लिया हमने पुराने स्टैंडर्ड का। और ये मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताया, मतलब क्या कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, आप देख सकते हो ए का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट डी है, तो ये अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी इक्वल तो होते हैं ये हमको पता है, लेकिन इसको एक बार प्रूव करना है कि किस तरीके से प्रूव किया गया था, किस तरीके से दिखाया गया था कि ये इक्वल है, वो मुझे प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया स्कूल में, ठीक है। तो थ्योरम किस तरीके से लिखते हैं देखिए, बहुत ही छोटा थ्योरम है, बहुत ही ईजी और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपको करने आना चाहिए। एग्जाम में बस बोलेंगे प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पूरा आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड खुद से लिखना है, और कुछ भी नहीं दिया होता, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट, हेडिंग में स्टेटमेंट लिखा जाता है। स्टेटमेंट कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर होता है वो, ध्यान दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट,
opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures। ठीक है, ये है अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। अभी इसका डायग्राम बना लेना। इसका डायग्राम काफ़ी सिंपल है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना देना है और कुछ भी नहीं। देखो इस तरीके के दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना देने अच्छे से, है ना। नाम दे दो इसको A B, इसको नाम दे दो C D, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दो O। मुझे क्या करना है, ये अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल बताने हैं और ये अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मुझे बताना है बस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गिवन से। ठीक है, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन में मैं लिखता हूँ लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट O। मैं क्या लिखता हूँ, जो दिख रहा है वो ही लिखना है ना गिवन में। लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, फिर ये तीनों एक लाइन में है, कोलिनियर है, बिटवीन में से AOB COD वो भी लिख दो। A-O-B है, C-O-D है। इस तरीके से ये हो गया अपना गिवन, है ना। गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूव, कि मुझे क्या प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल है AOC नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल AOC है ना, एंगल बीच में होता है ना AOC, एंगल AOC ये इक्वल बताना है उसके अपोजिट एंगल को। AOC का अपोजिट इधर होगा, DOB BOD कैसे भी बोलो चलेगा, DOB। और दूसरा ये दोनों अपोजिट एंगल से इक्वल बताना है। ये एंगल का नाम क्या है, COB। ध्यान से देखोगे तो COB का अपोजिट एंगल AOD। ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है। प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान है, इसका प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस ढंग से इसको करना है। देखो मैं शुरू करता हूँ A से। अगर A से शुरू करूँ और इसको ना मैं अगर कवर कर दूँ ऐसे, तो आपको टी शेप नज़र आता होगा, आपको टी शेप नज़र आता होगा। अगर मैं इसको कवर कर दूँ तो आपको टी शेप नज़र आता होगा। ठीक है, A से शुरू करोगे तो टी शेप, आपको टी दिख रहा है ना, आपको ना यहाँ पे टी नज़र आता होगा। अगर मैं इसको कवर करूँ तो वो टी शेप में कौन से एंगल्स आते हैं लीनियर पेयर में, AOC और COB। देख रहे हो, अगर मैं इसको कवर कर दूंगा तो AOC COB आपको ऐसा टी शेप दिखेगा। यहाँ पे A, यहाँ पे O, यहाँ पे B, यहाँ पे C, है ना। अगर मैं नीचे का पोर्शन कवर कर दूँ तो ऐसा टी शेप दिखेगा। टी शेप मतलब लीनियर पेयर के एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो मैं लिखता हूँ AOC COB एडिशन 180। प्रूफ में सबसे पहला स्टेप भी वो AOC प्लस COB इक्वल्स टू 180। इसको 1 बोलना है, ब्रैकेट में रीजन लिखना है एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तुम लोग LP मत लिखना, रॉन्ग मिलेगा एग्जाम में, पूरा लिखना है लीनियर पेयर। ठीक है, तो AOC COB इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट एंगल कौन सा था, COB। अभी लीनियर पेयर जो अगला लीनियर पेयर लिखेंगे वहां से शुरू करेंगे, है ना। तो मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। अगर मुझे COB से शुरू करना है तो इसको कवर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, COB प्लस BOD। देख रहे हो लीनियर पेयर दिख रहा है, ऐसा टी दिख रहा है सभी को, ऐसा टी दिख रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, COB प्लस BOD 180 होगा। तो मैं आगे लिखता हूँ एंगल COB प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 2 बोल देंगे। इसका रीजन भी सेम, एंगल्स इन
लीनियर पेयर। ठीक है, देखो मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे अगर डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले ए से शुरू करा, AOC प्लस COB, AOC COB 180, AOC COB। अब खत्म कहाँ से हुआ, वहीं से शुरू करा, AOC COB, राइट, 180 लिखा, COB पे खत्म हुआ, COB से ही शुरू करो, COB BOD। सिंपल तो है, पहले शुरू करने का A से, AOC COB, फिर COB पे खत्म हुआ तो COB से ही शुरू, COB प्लस BOD। आई होप सभी को समझ रहा है कैसे लिखा है मैंने ये। तो ये दोनों लिखा, एक को 1 दिया, एक को 2 दिया। अब अगर देखोगे तो इन दोनों का एडिशन 180 है, इन दोनों का एडिशन 180 है, मतलब RHS दोनों का राइट हैंड साइड दोनों का सेम है 180 180। अगर ये दोनों का सेम है तो ये भी दोनों का इक्वल होगा, राइट। इन दोनों का, इसका एडिशन 180 आता है, इसका एडिशन 180 आता है, मतलब ये और ये इक्वल हुए ना दोनों, इसका एडिशन 180 आ रहा है, मतलब ये और ये इक्वल हो गए। तो मैं लिखता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल COB, दिस इज इक्वल टू COB प्लस एंगल BOD, है ना, क्योंकि इसका एडिशन 180 है, इसका एडिशन 180 है, दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। ये कहाँ से आया, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से पता चला मुझे, है ना, फ्रॉम 1 और 2 से पता चला। अगर आप देखोगे तो COB दोनों तरफ सेम है, COB कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ COB कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, AOC इक्वल टू BOD, है ना, ये हो जाएगा। मैं COB कैंसिल कर रहा हूँ, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, आपको रीजन लिखना है साइड में। एलिमिनेटिंग कौन सा एंगल निकाले अपन ने, COB, है ना, ऐसा लिखना होता है। ठीक है, तो AOC BOD को इक्वल आ गया। देखो यहाँ पे AOC BOD, मैंने बोला DOB या BOD बात एक ही है, इसको इक्वल आ गया। पहला प्रूफ कर दिया, पहला अपोजिट एंगल्स इक्वल बता दिए, AOC BOD इक्वल आ गया। देखो AOC BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गया। अब ये दोनों बता दिए तो ये दोनों बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बताते हैं, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखते हैं सिमिलरली वी प्रूव दिस COB इक्वल टू AOD। हो गया, बात खत्म, थ्योरम खत्म। देखो मैं एक बार ही समझाता हूँ कैसे हमने थ्योरम को शुरू करा था। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट याद होना जरूरी है। फिर गिवन में मैंने क्या लिखा कि दो लाइंस एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करे हैं। फिर ये लाइन का AOB, ये लाइन का COD लिख दिया। उसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल बताने, यही तो प्रूफ करना है, तो अपोजिट एंगल के नाम यहाँ पे लिख दिए। शुरू कैसे करा, A से शुरू करा, AOC प्लस COB 180। अब खत्म COB पे हुआ तो अगला COB से ही शुरू करने का, COB प्लस BOD 180। फिर इन दोनों का एडिशन 180 आया 1 में, इन दोनों का एडिशन 180 आया 2 में। अगर इन दोनों का एडिशन 180 है, इन दोनों का एडिशन 180, मतलब ये दोनों इक्वल टू ये दोनों हो जाएगा। फिर COB सेम था, कैंसिल कर दिया, ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया, मतलब मेरा पहला जो प्रूफ है वो हो गया। पहला प्रूफ हो गया तो सिमिलरली वी कैन शो, दूसरा प्रूफ बोल के लिख देने का। यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट होता है। मैं चाहता हूँ कि ये थ्योरम बढ़िया तरीके से आप लोग करो, है ना, 3 मार्क को आता है एग्जाम में। मैं चाहता हूँ कि ये थ्योरम आप लोग एक बार देख के करो, एक बार बिन देख के रफ बुक में करो, और एक बार ये नाम के साथ आप लोग इस थ्योरम को कर दो, राइट। यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे बना लेता हूँ, आप सभी को नजर आता होगा। ये डायग्राम के लिए आप लोग थ्योरम को प्रूव कर दो, P Q R S T। मैं चाहता हूं कि ये नाम के लिए आप लोग इस थ्योरम को प्रूफ करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर आगे हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स और बहुत कुछ। तो अभी के लिए बस इतना ही, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।